हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे थे और आपको बताए थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। और आज हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रिकॉइल ऑफ ए गन और साथ ही साथ रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको याद होगा लीनियर मोमेंटम में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी जिसके पास कुछ अपना मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, तो अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और अपने मोशन को बरकरार रखे हुए है, तो इसी को हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और यह मैथमेटिकली क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब लीनियर मोमेंटम जो है उस बॉडी के मास और उस बॉडी के वेलोसिटी से जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो जो हमको टर्म मिलता है उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो जाता है, सिस्टम पहले किसको कहते हैं? तो दो तीन बॉडी के कॉम्बिनेशन को हम लोग सिस्टम कहते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि अगर उस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाए, इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो हर एक पार्टिकल, हर एक बॉडी के पास जो मोमेंटम होगा, अगर उसको हम जोड़ दें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इसका मतलब नेट लीनियर मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो जाए उस सिस्टम का, तो उसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहेंगे। नहीं तो बॉडी के पास बिफोर कोलिजन जितना लीनियर मोमेंटम था, आफ्टर द कोलिजन अगर उतना ही लीनियर मोमेंटम हो जाए, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहेंगे। अब एप्लीकेशन पार्ट्स में आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिकॉइल ऑफ ए गन क्या होता है। तो आप कभी भी नोटिस कीजिएगा कि जब भी किसी बंदूक से, किसी पिस्टन से बुलेट को छोड़ा जाता है, मतलब गोली चलाया जाता है, या राइफल से भी गोली चलाया जाता है, तो आप नोटिस करेंगे कि जब बुलेट राइफल से, बंदूक से हाई स्पीड से बाहर की ओर निकलता है, तो उसी समय जो बंदूक होता है, जो गन होता है, वो पीछे की ओर एक वेलोसिटी से जाता है। ऐसे वेलोसिटी को हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है? और रिकॉइल ऑफ ए गन क्या होता है कि अगर किसी गन से या बंदूक से गोली को छोड़ा जाए, तो उसी समय बुलेट जो है, गोली जो है, वो आगे की ओर मूव करता है और जो गन है वो पीछे की ओर मूव करता है। यही प्रोसेस को या इस घटना को हम लोग रिकॉइल ऑफ ए गन कहते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसके डिफिनीशन पार्ट्स और साथ ही साथ हम लोग इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देंगे क्योंकि ये आने का चांसेस भी काफी ज्यादा है। ठीक है? तो सबसे पहला रिकॉइल ऑफ ए गन होता क्या है? तो कह रहा है कि गन रिकॉइल ओबे द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है? गन रिकॉइल यहां लिख देंगे ओबे द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे कह रहा है द वेलोसिटी विथ विच गन मूव बैकवर्ड डायरेक्शन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर हम लोग एक गन ले लिए हैं और एक बुलेट ले लिए, तो गन और बुलेट को हम लोग सिस्टम कहेंगे। देखिए, दो बॉडी का कॉम्बिनेशन हो गया, तो सिस्टम हमेशा दो या दो से अधिक बॉडी के कॉम्बिनेशन को हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे? ट्रिगर को दबाएंगे। ठीक है? यहां पर ट्रिगर को दबाएंगे तो बुलेट हाई स्पीड से, ये देखिए, बुलेट हाई स्पीड से बाहर की ओर जाएगा। बुलेट का अपना मास होगा, मान लेते हैं बुलेट का जो मास है वो स्मॉल एम, और गन का जो मास है वो कैपिटल एम है। तो जब गन से, बंदूक से बुलेट निकलता है तो वो हाई वेलोसिटी से बाहर की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। उसी समय जो गन है वो पीछे की ओर झटका मारता है, और जिस वेलोसिटी से वो झटका मारता है उसको हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर एकदम हो गया डिफिनीशन? देखिए क्या कर रहा है, द वेलोसिटी, एक ऐसा वेलोसिटी विथ विच ए गन मूव बैकवर्ड डायरेक्शन, एक ऐसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से गन जो है वो पीछे की ओर झटका मारता हो, ऐसे वेलोसिटी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? और ये झटका कब मारेगा? जब बुलेट से, मतलब जब बंदूक से बुलेट को फायर किया जाएगा। एकदम क्लियर? आगे आ जाते हैं। एक्सप्रेशन फॉर रिकॉइल वेलोसिटी, हो सकता है एक्सप्रेशन भी आ जाए। ठीक है? नहीं तो आपको डिफिनीशन आने का चांसेस काफी ज्यादा है। अब क्या करेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला, बिफोर फायरिंग द सिस्टम। अब यहां सिस्टम क्या हो रहा है? गन प्लस बुलेट के कॉम्बिनेशन को हम लोग सिस्टम कह रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग बंदूक में गोली को फिट करके रखें पर अभी फायर नहीं किए, तो क्या कर रहे हैं कि बिफोर फायरिंग, मतलब चलाने से पहले, द सिस्टम इज एट रेस्ट, उस समय वो रेस्ट में है। इसका मतलब है बुलेट अंदर में ही है, गन वहीं पर है, उसका मास है
पर वेलोसिटी नहीं है, इसलिए वहां पर लीनियर मोमेंटम क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कह रहा है लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट बिफोर फायरिंग, ध्यान दीजिएगा बिफोर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग क्या है, तो गोली अंदर में ही है, उसके पास वेलोसिटी ही नहीं है, गन पीछे जा ही नहीं रहा है, उसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो वहां पर लीनियर मोमेंटम क्या होगा, बिफोर फायरिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा। आगे कह रहा है आफ्टर फायरिंग, जब हम लोग बंदूक को गोली को चला दिए, ठीक है, ट्रिगर दबाए, आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव फॉरवर्ड, बुलेट किधर की ओर मूव करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, एंड गन मूव बैकवर्ड, और गन जो है पीछे की ओर मूव करेगा। देखिए एरो में भी दिखा रहे हैं आपको, ये गन जो है ये पीछे की ओर मूव कर रहा है और बुलेट जो है वो आगे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, और ऐसा क्यों कर रहा है कि उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या हो, कंजर्व रहे, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो सिस्टम आगे की ओर चला जाएगा, इसलिए उस पूरे चीज को बरकरार रखने के लिए हमको क्या, अगर बुलेट आगे की ओर मोमेंटम कर रहा है तो गन को पीछे करना होगा, जिससे कि नेट लीनियर मोमेंटम वहां क्या हो जाए, कांस्टेंट 0 हो जाए, ठीक है। टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, और यहां पर हम लोग मान के चलते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो आप पहले भी पढ़े कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। आगे कह रहा है लेट स्मॉल m मास ऑफ बुलेट एंड स्मॉल v बी द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ गन एंड कैपिटल V बी द वेलोसिटी ऑफ गन विथ विच इट मूव बैकवर्ड, दैट इज रिक्वायल वेलोसिटी। क्लियर एकदम यहां तक हो रहा है। आप चाहेंगे तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं होगा तो आप इस लाइन को लिख देंगे, ठीक है, ये वाला लाइन को लिख देंगे, ये वाला लाइन को लिख देंगे और लिख देंगे लेट m मास ऑफ द बुलेट, v वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, कैपिटल M मास ऑफ गन, v कैपिटल V वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, बस इतना कर देंगे। आगे लिख देंगे लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, पहले तो बिफोर का निकाल लिया, अब क्या है आफ्टर फायरिंग, तो टोटल कितना हो गया पूरे सिस्टम का, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मतलब गन प्लस बुलेट, आफ्टर फायरिंग तो m गुना v प्लस m इंटू वी। अब प्लस माइनस कुछ नहीं कंसीडर करना है, इसका मास इसका वेलोसिटी, इसका मास इसका वेलोसिटी, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब बिफोर लीनियर मोमेंटम उस सिस्टम का कितना था और आफ्टर लीनियर मोमेंटम उस सिस्टम का कितना है, दोनों क्या होगा, एक दूसरे को बराबर होगा। इसका मतलब बिफोर कितना था 0, आफ्टर कितना था इतना। अब यहां से देखिए ये पूरे टर्म को ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल M V इज इक्वल टू माइनस M V। ये देखिए ये पूरे टर्म को इधर भेज दिए। अब हम क्या किए, वेलोसिटी को यहीं छोड़ दिए और मास से इसको डिवाइड कर दिए, तो माइनस M भी डिवाइडेड बाई M। नेगेटिव साइन, यहां देखिए नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो नेगेटिव साइन सो दैट द वेलोसिटी ऑफ गन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट, मतलब बुलेट फॉरवर्ड जा रहा है पर गन जो है वो बैकवर्ड जा रहा है। बस यहां नेगेटिव का मतलब घटना नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इसका वेलोसिटी बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ध्यान से सुनेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकता है, क्या आ सकता है कि मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, बुलेट किस वेलोसिटी से जा रहा है, गन का मास दिया हुआ है, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा या रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए और इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग रिक्वायल ऑफ गन पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और जब भी न्यूमेरिकल आएंगे लगभग इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 20 kg विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिक्वायल ऑफ द राइफल, मतलब एक आपके पास क्या है, राइफल है, तो हम लोग एक लंबा सा बंदूक रहता है उसको हम लोग राइफल कहते हैं, ठीक है। जो आप देखते होंगे बहुत सारे सिपाही पुलिस के पास जो बंदूक रहता है वो आपका राइफल के अंदर आ जाता है। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक राइफल है और इस राइफल का मास को हम कैपिटल M कह देते हैं, और इससे जो है एक बुलेट निकल रहा है जिसका मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 100 ग्राम का एक मास है, इसका मतलब स्मॉल m। तो ये फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो भी मान लेते हैं, और बुलेट ये जो गन है या इसको हम लोग जो राइफल कह रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग राइफल जो कह रहे हैं इसका मास m है, और ये जब फायर करेंगे तो ये बैकवर्ड एक वेलोसिटी लगाएगा, ठीक है, v। इसका मतलब आगे अगर कोई फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है
तो जस्ट उसके बैकवर्ड एक फोर्स लगेगा, मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ में काम करेगा, इसलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, नेट इंटरनल फोर्स इसका 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है, तो सबसे पहला हम लोग क्या कहेंगे, ए बुलेट ऑफ मास, तो मास बुलेट का है कितना है, 100 ग्राम है। तो जब भी ग्राम में दिया रहेगा तो आप इसको क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से मास हो गया 0.1 केजी, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि फायर फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास, अब मास ऑफ राइफल दिया हुआ है, कितना दे देगा, 20 केजी विथ ए स्पीड ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास इतना विथ ए स्पीड ऑफ, देखिए बुलेट का जो मास है जब राइफल से फायर किया जा रहा है तो उसका स्पीड, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, तो यहां पर स्मॉल v लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द राइफल, इसका मतलब राइफल का वेलोसिटी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये रेस्ट में था तो इसका टोटल लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया। जब ये मोशन में आ रहा है, मतलब ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, ये आपका अब काम कर रहा है, तो बुलेट का अपना मोमेंटम होगा, आपका जो गन है उसका भी अपना मोमेंटम होगा, और दोनों का समेशन कितना होगा, फिर से वापस 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, आप लिख लेंगे। तो क्या पढ़े थे कि बिफोर फायरिंग मेरा टोटल मोमेंटम कितना होगा, 0, और आफ्टर फायरिंग मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी प्लस मास ऑफ गन इंटू रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप एरो का साइन नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि फिगर में ऑलरेडी आप सारा दिखा दिए कि क्या डायरेक्शन है। अब यहां से आप नोटिस करेंगे मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, तो ये आपका 0.1, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है कितना दे दिया हुआ है, तो 50 मीटर पर सेकेंड, प्लस मास ऑफ द गन कितना है 20 इंटू वेलोसिटी। तो ये पूरे टर्म को इधर भेज देंगे, तो -0.1 इंटू 50 और डिवाइडेड बाई 20 के नीचे डाल देंगे, इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ गन। यहां से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, -0.1 इंटू 2.5, ठीक है, क्या चीज में, मीटर पर सेकेंड में, ये वेलोसिटी हो गया। अब इसको देखिए डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो वेलोसिटी यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 0.25 मीटर पर सेकेंड, किधर लिख देंगे, माइनस को हटा के क्या कर देंगे, बैकवर्ड, और ये आपका आंसर हो गया। तो आप आसानी से इस तरह के न्यूमेरिकल्स अब एग्जाम में भी बना सकते हैं। अब एक होमवर्क दे दिए जो आप लोग करेंगे, उसका आंसर भी लिख दिया। कह रहे हैं कि बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर फ्रॉम ए गन ऑफ मास 20 kg। इफ द स्पीड ऑफ बुलेट इज 100 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन। तो आई होप आप आसानी से कर लेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है, चलिए।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है। देखिए रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पर काम करता है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर काम करता है। रॉकेट होता क्या है, तो रॉकेट एक ऐसा डिवाइस है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से किसी फिक्स ऑर्बिट में ले जाने के लिए मदद करता है। सैटेलाइट का काम होता है कि आपको कम्युनिकेशन, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो सैटेलाइट को भेजने के लिए, क्योंकि आपको अर्थ सरफेस पर काफी ग्रेविटी होता है और अर्थ सरफेस से आपको ऊपर भेजना है एक फिक्स ऑर्बिट में लाखों हजारों किलोमीटर दूर, तो उसके लिए तो फ्यूल चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्यूल नहीं यूज करेंगे तो आप कैसे उस रॉकेट को भेज सकते हैं या उस पूरे सैटेलाइट को भेज सकते हैं। तो उसी में क्या करते हैं हम लोग, रॉकेट के बारे में पढ़ाई करते हैं। रॉकेट के अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा 80% से लगभग 90% जो है वो सिर्फ फ्यूल रहता है और लगभग 10 से 20% जो है उसमें सैटेलाइट या उसका इक्विपमेंट या पूरा अरेंजमेंट लगा हुआ रहता है। जैसे यहां फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है, इसी ऊपर वाले पोर्शन में सैटेलाइट रहता है, पूरा सिस्टम लगा हुआ रहता है, और इसके जितना नीचे वाला भाग रहता है ये सारा का सारा फ्यूल रहता है। फ्यूल में आपको जो भी फ्यूल यूज कर सकते हैं, हो सकता है आप लिक्विड फ्यूल यूज कर रहे हैं या सॉलिड फ्यूल कर रहे हैं। इसका मतलब आप हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस को जो गैसियस स्टेट में है उसको ठंडा करके लिक्विड स्टेट में बना दिए, ऑक्सीजन जो गैसियस स्टेट में उसको ठंडा करके लिक्विड बना दिए। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्रायोजेनिक कहते हैं। इसको हम लोग, ये जो इंजन इसमें लगा रहता है ये क्रायोजेनिक इंजन होता है। इसी तरह हम लोग सॉलिड फ्यूल का भी यूज करके सैटेलाइट को चला सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे सैटेलाइट को जब हम भेजते हैं तो उसमें जो रॉकेट लगा रहता है उसमें इस तरह से साइड से बूस्टर भी लगा हुआ रहता है, ये देखिए इस तरह से। और सबसे पहला क्या होता है कि ये मेन फ्यूल के साथ ये बूस्टर भी जलता है जो अर्थ की ग्रेविटी से इसको बाहर करने में मदद करता है, और थोड़ी देर के बाद ये रॉकेट से अलग कर दिया जाता है क्योंकि मास इसका बहुत ज्यादा उस समय रहता है इनिशियली पीरियड में। और सबसे पहले ये सारा का सारा फ्यूल बहुत हाई स्पीड से जलता है और ज्यादा से ज्यादा आपको जो है थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा से ज्यादा आपको थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब जितना ज्यादा फ्यूल या जितना प्रोडक्ट गैसेस नीचे की ओर फेंकेगा उतना ज्यादा इसको फॉरवर्ड मोशन आगे की ओर मिलेगा, इसलिए हम लोग बूस्टर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्लियर हो चुका होगा कि रॉकेट है क्या। तो चलिए ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है टू कैरी एनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अर्थ सरफेस से जितना भी हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं वो सारा का सारा आर्टिफिशियल रहता है, मानव निर्मित रहता है। देखिए अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो मून से तो आप कम्युनिकेशन सिस्टम कर नहीं सकते, इसलिए अर्थ, तो आदमी क्या करता है, साइंटिस्ट क्या करता है, अर्थ सरफेस से कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पर अलग अलग ऑर्बिट रहता है, वहां पर सैटेलाइट को फिक्स किया जाता है और अलग अलग पर्पस पर यूज किया जाता है। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन पर्पस से यूज किया जाए, कोई सेफ्टी पर्पस से यूज किया जाए, या आप अपने क्लाइमेटिक को देखने के लिए, मौसम को जानकारी के लिए आप सैटेलाइट को भेजें, बहुत सारा पर्पस हो सकता है। तो कह रहा है कि टू कैरी एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ए सुटेबल हाइट एबव द surface of the earth for placing it in an orbit around the earth, a device is known as rocket। तो क्लियर हो गया कि रॉकेट एक ऐसा डिवाइस है जो अर्थ सरफेस से किसी सैटेलाइट को किसी फिक्स ऑर्बिट में, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पर, हाइट पर, फिक्स ऑर्बिट पर जो है उसको ले जाने के लिए मदद करता है। क्लियर हो गया। और वहीं से वो क्या करता है कि उस फिक्स ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है, जैसे मान लीजिए इंडिया का सैटेलाइट है तो इंडिया वाला भी जो है अपने फिक्स पोजीशन पर उस सैटेलाइट को फिक्स करता है, और जैसे जैसे रोटेशन होता है उस तरह से पूरा का पूरा वो काम करते रहता है। आगे कह रहा है रॉकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और साथ ही साथ न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। इसका मतलब जितना नीचे में आपको एक्शन मिलेगा उतना ज्यादा आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप एग्जांपल एक ले लीजिए, बलून में आप गैस को भर दीजिए और उसके लास्ट एंड को, माउथ को खोल दीजिए, तो आप नोटिस करेंगे गैस जितना स्पीड से नीचे की ओर जाएगा आपका बलून उतना ज्यादा ऊपर की ओर जाएगा। तो सेम प्रिंसिपल यहां भी काम करता है। क्लियर है। इवन आप दीपावली में भी देखे होंगे जब आप रॉकेट छोड़ते हैं तो रॉकेट के अंदर जो है फ्यूल डाला हुआ रहता है, बारूद, दैट इज कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। अब आप क्या करते हैं, जैसे उसमें आग लगाते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि वो हाई स्पीड से ऊपर की ओर जाता है। इसका मतलब उसका फ्यूल धीरे 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 जलते रहता है और जितना जलता है उतना नीचे गैस छोड़ता है और उतना उसको फॉरवर्ड मोशन मिलता है।
और आप देखते होंगे कि कुछ हाइट जाने के बाद वो नीचे फिर गिर जा रहा है, इसका मतलब उसका फ्यूल जो है अब आगे नहीं ले जा पा रहा है, इसलिए नीचे गिर जा रहा है। पर हम लोग इस रॉकेट के अंदर इतना फ्यूल डालते हैं कि हम हजारों किलोमीटर तक इसको ट्रेवल करवा सकते हैं। क्लियर एकदम यहां तक। और आगे कह रहा है कि इन रॉकेट फ्यूल इज बर्न। अब आपको बता दिया कि रॉकेट के अंदर दो तरह का फ्यूल हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट में भी होता है। मतलब जो गैस रहता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर, जैसे हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा था, पर चूंकि वो गैसियस स्टेट में है तो छोटे से कंटेनर में रखेंगे तो तुरंत भर जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस को ठंडा करते 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 उसको लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो कह रहा है इन रॉकेट फ्यूल, या स्पेशल इसके लिए फ्यूल भी आता है, इन रॉकेट फ्यूल इज बर्न एंड स्केप थ्रू द नोजल। ये देखिए, ये नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग नोजल कहते हैं। जैसे आप नोटिस करेंगे आपके घर में भी अगर पानी उनी आपको खेत उत में पटाना रहता है या गार्डन में पटाना रहता है तो नोजल भी दो तरह का होता है। एक आपका डाइवर्जिंग होता है, जैसे आपको खेत में या आपको गार्डन में पानी फूल को पौधा को देना है तो वहां पर डाइवर्जिंग रहता है, इस तरह से फैला हुआ रहेगा, ये देखिए इस तरह से। पर जब आपको अपने बाइक का सफाई करना रहता है तो इस तरह का नोजल रहता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर के साथ पानी बाहर निकलता है। तो नोजल भी एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हाई वेलोसिटी से गैसियस को बाहर निकलवाता है। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं, इन रॉकेट फ्यूल इज बर्न, अंदर में यहां बर्न करता है, इसको हम लोग कंबसन चैम्बर कहते हैं, सीसी कंबसन चैम्बर कहते हैं, जहां पर फ्यूल जलता है एंड एस्केप और बाहर निकलता है थ्रू द नोजल। अब नोजल आप समझ गए, ठीक है, विथ लार्ज वेलोसिटी के साथ, एज ए रिजल्ट escaping gas that is called exhaust gases acquire a large backward force, ठीक है, या backward momentum. So an equal forward momentum is developed in rocket according to the conservation of linear momentum. इसका मतलब है कि जब यहां से प्रोडक्ट गैस निकल रहा है तो उसके पास मास भी होगा, उसका अपना कुछ वेलोसिटी होगा, तो मास गुना वेलोसिटी क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। और उसी समय आप नोटिस कर रहे हैं कि रॉकेट ऊपर भी जा रहा है एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, मान लेते हैं ये v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, और इसके पास अपना मास भी उस समय होगा, हो सकता है उसके पास मास m होगा, ठीक है, और यहां से प्रोडक्ट गैस बाहर निकल रहा है। तो उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जितना आपका बैकवर्ड मोमेंटम होगा उतना ही आपको फॉरवर्ड मोमेंटम होगा, जितना बैकवर्ड थ्रस्ट होगा, फोर्स होगा, एक्शन होगा, उतना ही आपको रिएक्शन। मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ जो है आप एक्शन रिएक्शन से समझा सकते हैं और कंजर्वेशन मास वेलोसिटी से समझा सकते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेशन किया गया मैथमेटिकली, इसको जब डिराइव किया गया तो स्पीड ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, मतलब इस रॉकेट का स्पीड किसी भी क्षण कितना होगा तो वो गिवन बाय द रिलेशन v का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। हो सकता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के बाद हम निकालना चाहे कि इस रॉकेट का क्या स्पीड है, तो v इज इक्वल टू यू लॉग ई एम नॉट बटे एम। ठीक है, यहां पर आपको v जो है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, u जो है इसको कहेंगे एग्जॉस्टेड स्पीड ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू द रॉकेट। इसका मतलब जो रॉकेट प्रोडक्ट गैसेस छोड़ रहा है उसका स्पीड कितना, उसको हम लोग u मान लिए। ठीक है, लॉग e और m नॉट को हम लोग कहते हैं इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। इसका मतलब इनिशियल मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल। रॉकेट का खुद का वजन भी होगा जिसमें सैटेलाइट सब काउंट किया जाएगा और उसके अंदर जो फ्यूल है उसका भी वजन, जब दोनों को काउंट कर लेते हैं तो उसको m नॉट कहते हैं। और m जो है मास ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट t ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। मतलब जब रॉकेट जा रहा है तो किसी समय, जिस समय हमको वेलोसिटी निकालना उसी समय उसका मास कितना दिया है ये भी हमको पता चल जाएगा। तो आसानी से इस फॉर्मूला में हम लोग रख देंगे, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। अब याद रखना है जब कैलकुलेटर से बनाएंगे तो लॉग ई का यूज नहीं करेंगे, आप उसको ln यूज करेंगे, नहीं तो लॉग ई को बेस आप चेंज कर देंगे 10 में, तो उसके लिए आपको 2.303 गुना करना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल एग्जैक्ट बनेगा। तो 2.303 u लॉग अपने आप आ जाएगा, लॉग के बटन को आप दाबेंगे m नॉट बटे m, और आसानी से आप यहां से निकाल लेंगे। अब इसी में एक और फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रख लेना, आपका डेरिवेशन इससे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है थ्रस्ट। इसका मतलब है कि पीछे बैकवर्ड फोर्स कितना लगा रहा है, ये जो प्रोडक्ट गैसेस निकल रहा है वो कितना स्पीड से निकल रहा है, तो उसके लिए F थ्रस्ट, ये थ्रस्ट क्या है, एक तरह का फोर्स है, तो F इज इक्वल टू माइनस यू dm बटे dt। माइनस यू क्या हो गया, फिर से एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू द रॉकेट,
और डीएम बटे dt को कहते हैं मास फ्लो रेट। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट गैसेस, ये जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है वो 1 सेकंड में कितना निकल रहा है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा केजी पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में ये कितना मास को बाहर की ओर छोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड डीएम बटे dt। तो आप ये दो फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, इवन आपके सेमेस्टर के लिए, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आज आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया होगा, जिसमें न्यूमेरिकल्स अगर आने का चांसेस होगा तो वो रिकॉइल ऑफ गन पर बेस्ड आ सकता है, नहीं तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो आज के लिए बस इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।